Assalamu alaikum. Today we are going to discuss ISA 210 that is relating to the agreeing the terms of audit engagement. ठीक है, इससे पहले हमने जो स्टैंडर्ड कवर किया है वो था ISA 200. ठीक है, अब है जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड था ऑडिटर्स के कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करने के लिए उसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे. अब ये है कि जब आपने अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को देख लिया, डिसाइड कर लिया, ठीक है, तब आपकी क्लाइंट से कम्युनिकेशन जो इनिशियल है, सबसे पहले आपने अपनी एक जो है अंडरस्टैंडिंग्स को अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना है कि ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रीज़नेबल एश्योरेंस की इंगेजमेंट है या रिव्यू इंगेजमेंट है. ठीक है, तो ये सारी आपने अब डिसाइड करनी है. ठीक है, और ये आपने एक रिटन फॉर्म में, जिसे कि हम इंगेजमेंट लेटर कहते हैं, उस फॉर्म में इसको लेकर आना है. तो स्टैंडर्ड उसी से रेलिवेंट है. इसका स्कोप है, इसकी जो है रिक्वायरमेंट्स हैं. जैसे सबसे पहले स्कोप है, उसके बाद प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, कि ऑडिट करने के लिए प्री कंडीशंस जो होनी चाहिए क्या वो कंप्लीट है. ठीक है, आपने एग्रीमेंट करना है इंगेजमेंट टर्म्स का. ठीक है, रिकरिंग ऑडिट है या वो आप उस कंपनी का पहले भी ऑडिट करते रहे हैं या फर्स्ट टाइम ऑडिट है, तो इस केस में भी चीज़ें जो है थोड़ा डिफरेंट होंगी. ठीक है, कि मतलब देखें ना, अगर आप उसके पहले ऑडिटर्स नहीं थे तो आपने ओपनिंग बैलेंसेस हैं उन पे एविडेंस कैसे ऑब्टेन करना है. तो ये एक एडिशनल जो एक मेन है आपके लिए, ये एक जो है वो नई चीज़ होगी. दूसरा ये कि आपको उस, अगर आप उस कंपनी के, उसी तरह की कंपनी के दूसरे बिजनेसेस को ऑडिट करते रहे हैं तो ठीक है, वरना आपको उस कंपनी के ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग, उसके बिज़नेस कल्चर की अंडरस्टैंडिंग और उसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं, उसकी जो इन्वायरमेंट है जिसमें वो काम कर रही है, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेना होगी. ठीक है, उसके बाद है जी एक्सेप्टेंस ऑफ. आपने सारे काम मतलब इंगेजमेंट टर्म्स वगैरह डिसाइड कर ली थी, आपका वो रिकरिंग ऑडिट था. ठीक है, तो क्लाइंट आपने जो टर्म्स डिसाइड किए हैं उनमें कोई चेंज करवाना चाह रहा है. ठीक है, तो आया कि आपने क्लाइंट की इस रिक्वेस्ट को चेंज करना है या नहीं करना, एक्सेप्ट करना है या नहीं. ठीक है, आपने उसकी जस्टिफिकेशन को देखना है, तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है, एडिशनल कंसिड्रेशन इन इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, कि जब आप इंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपने अपनी ये चीज़ें तो देखनी है कि प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं. ठीक है, इंगेजमेंट लेटर साइन करवाना है, साथ साथ आपने कुछ एडिशनल कंसिड्रेशंस हैं वो भी देखनी है. ठीक है, जी हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड पे चलते हैं. सबसे पहले स्कोप है कि दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ द ऑडिट इंगेजमेंट विद मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस. ठीक है, मैनेजमेंट या दो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ आपने टर्म्स को एग्री करना है. उसके बाद ऑब्जेक्टिव है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज़ टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू एन ऑडिट इंगेजमेंट. ठीक है, एक्सेप्ट किसके लिए, जो नया क्लाइंट आपके पास आ रहा है, और कंटिन्यू जो रिकरिंग ऑडिट है. ठीक है, आपने वो जो है ना ऑब्जेक्टिव है कि एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू करें या ना, ओनली व्हेन द बेसिस अपॉन विच इट इज़ टू बी परफॉर्म्ड हैज़ बीन एग्रीड थ्रू, establishing whether the precondition for an audit are present, and confirming that there is a कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट. ठीक है, ऑडिट को लेके मैनेजमेंट और ऑडिटर के दरमियान एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, मतलब वो अपनी अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बखूबी वाकिफ़ है. रिक्वायरमेंट है जी सबसे पहले प्री कंडीशंस क्या है. इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश वेदर द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट, और प्री कंडीशन मतलब ऑडिट करने शुरू करने से पहले जो लवाजमात हैं क्या वो कंप्लीट है. जैसे कि डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेबल. क्या जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्टेबल है, मतलब जिस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है जिनका आप ऑडिट करने जा रहे हैं. ठीक है, जो सब्जेक्ट मैटर है क्या वो ठीक है, एक्सेप्टेबल है. अगर एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, आप ऑडिट ज़रूर करें. ठीक है, अब देखें ये बड़ा क्वेश्चन है कि कब वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. ठीक है, लेट्स सपोज वो आईएफआरएस के मुताबिक ना हो. ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हो, और कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का हो कि वो आईएफआरएस से डिपार्ट कर रहा हो. ठीक है, तो डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं. तो ऑडिटर्स ने अपनी मतलब जब इंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हुए इस चीज़ को भी जहन में रखना है. दूसरा है, अच्छा आपने डिसाइड कर लिया कि जी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, देन ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट से एक एग्रीमेंट लेना है क्या, कि दैट इट एक्नोलॉजिस एंड अंडरस्टैंड इट रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैनेजमेंट अपनी
रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड भी करती है और इसको एक्नॉलेज कर रही है। कैसे? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, इंटरनल कंट्रोल की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, ठीक है। टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, additional information, unrestricted access to the person within the entity from whom the auditor determine it necessary to obtain audit evidence। ठीक है, ये हमने जो ISA 200 था उसमें भी प्रीमाइज पढ़ा था, ठीक है, कि जो फाउंडेशन है ऑडिट की वो सबसे पहले ज़रूर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो प्री कंडीशन भी यही है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। आपने मैनेजमेंट से एग्री करवाना है कि वो फाइनेंशियल बना के देगी, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल्स उनकी ज़िम्मेदारी है, वो तमाम डाटा प्रोवाइड करेंगे जो कि ऑडिट के लिए ज़रूरी है, ताकि बाद में जो है वो डिफरेंट मतलब ओपिनियन में जो डिफरेंस ना आए। लेट्स सपोज देखें ना, मैनेजमेंट ने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दी, अब आप उनसे डाटा मांग रहे हैं पेंडिंग के, ये डिटेल प्रोवाइड करो, ये किससे है बैलेंस, ये किससे है, ये किसको देना है किसको, वो आपको दे नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी थी बना के, बाकी डाटा नहीं दे रहे जो अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स हैं, तो आप कैसे कर पाएंगे ऑडिट, ठीक है। तो आपने स्टार्ट में ही मतलब देखें ऑडिट की प्लानिंग से भी पहले के काम है ये, कि आपने एक अंडरस्टैंडिंग जो है ना अपनी कॉमन रखनी है अपनी और मैनेजमेंट के दरमियान, ताकि उन्हें पता हो कि ऑडिटर्स का रोल क्या है, हमारा इस इंगेजमेंट में क्या रोल है, और इस इंगेजमेंट को हम जब परफॉर्म करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, करवाएंगे मतलब इसको। लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, ठीक है। अगर मैनेजमेंट या दो चार्ज विद गवर्नेंस आपने अब एक्सेप्ट नहीं किया और कोई लिमिटेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑडिटर सीधा उसको जो है वो पहली बात एक्सेप्ट ही ना करे, उसे कहे कि ठीक है भाई, अगर आप कह रहे हैं कि ना हम डाटा नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो डिटेल नहीं देंगे, तो ठीक है आप एक्सेप्ट ना करें उसको, ठीक है। या अगर आप एक्सेप्ट कर लिया है तो आप जो है उसे रिज़ाइन करें, और अगर लॉ आपको रिज़ाइन करने की इजाज़त नहीं देता तो फिर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दें, क्योंकि आपके ऊपर तो स्कोप लिमिटेशन लगाई जा रही है। अदर फैक्टर अफेक्टिंग ऑडिट इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, दूसरी क्या है प्री कंडीशन के अलावा, इफ़ द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है मतलब क्या, मतलब ये कि मैनेजमेंट कहती है कि हमने अकाउंट्स नहीं बना के देने, हमने आपको डिटेलें नहीं प्रोवाइड करनी, तो द ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रूल और रेगुलेशन, द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट, ठीक है। अपनी डाटा ही नहीं प्रोवाइड करना, प्री कंडीशंस ही एग्री नहीं कर पा रहे, तो भी ठीक है, फिर हम ऑडिट को एक्सेप्ट ही नहीं करते। उसके बाद है इफ़ द ऑडिटर हैज़ डिटरमाइंड दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ अनएक्सेप्टेबल, तो भी आपने इसको प्रेजेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर लॉ रेगुलेशन आपको कहता है कि करें तो फिर तो आपको मजबूरी है ना करना, लेकिन आप फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की तरफ जाएंगे या अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेंगे कि ये चीज़ नहीं है फुलफिल हो रही, ठीक है, वरना आप उसको एक्सेप्ट ही ना करें। इफ़ द एग्रीमेंट रेफर टू इन पैराग्राफ 6B हैज़ नॉट बीन ऑब्टेन्ड, 6B ये कि मैनेजमेंट ने कहा कि हम फाइनेंशियल बना के नहीं देंगे, इंटरनल कंट्रोल की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, तो आप एक्सेप्ट ही ना करें अनलेस के लॉ आपको कह रहा है कि आप एक्सेप्ट करें। उसके बाद ये चीज़ें अच्छी है आ गई हैं, पॉजिटिव रह के सोचना है कि मैनेजमेंट ने कहा है कि हम बना के देंगे, इंटरनल कंट्रोल की जिम्मेदारी हमारी है, अब आपको तो हम डाटा देंगे। अब है जी हमने उन टर्म्स को डिसाइड करना है, एक इंगेजमेंट लेटर की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। द ऑडिटर शैल एग्री द टर्म ऑफ इंगेजमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 11 द एग्री टर्म ऑफ द एंगेजमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन इंगेजमेंट लेटर और अदर सूटेबल फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट, ठीक है। आपने इंगेजमेंट लेटर की फॉर्म में देखी ना, रिटर्न बड़ी ज़रूरी होती है, और ये तो हमारे इस्लाम में भी है कि अब लिखवा लें चीज़ें ताकि क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो मेंटेन रहे। आपने उसमें क्या क्या लिखना है, द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है, ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट टू बी इशूड, ठीक है। आप जो रिपोर्ट के फॉर्मेट है वो भी इनके साथ एक शेयर कर लेना है कि हम इस तरीके से जो रिपोर्ट दे रहे होंगे। A statement that there may be circumstances in which a report may differ from its expected form and content, ठीक है। तो आपने वो भी देखना है कि ये एक एक्सपेक्टेड फॉर्म है, स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर आपने कोई इशू हुआ, कोई मसला हुआ, तो हम फिर ये रिपोर्ट देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने, या कोई लॉ और रेगुलेशन ने कोई एक अलग रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया हुआ है तो आपने वो भी बताना है, ताकि देखें इसका ये फ़ायदा होगा कि जब आप मैनेजमेंट के साथ ये चीज़ें शेयर कर लेंगे ना तो उन्हें
टाइम से पहले ही मतलब पता होगा कि अच्छा ऑडिटर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ये है, और हमें इस फॉर्म में रिपोर्ट मिलेगी। ठीक है, हो सकता है ना कि मैनेजमेंट मतलब उनकी एक अंडरस्टैंडिंग गैप हो, वो उन्हें लग रहा हो कि शायद रिपोर्ट में ये लिखा होगा कि कोई फ्रॉड नहीं है, ये नहीं है, फलां नहीं है, ये भी लाइन लिखी होगी, वो भी लिखी होगी। तो आप उनके साथ जब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट या एक्सपेक्टेड फॉर्मेट शेयर कर लेंगे तो इन सारी चीज़ों से आपको मतलब एक क्लैरिटी मिल जाएगी। If law or regulation prescribed in sufficient detail the term of the audit engagement referred to in paragraph 10, the auditor need not to record them in written agreement। ठीक है, अगर लॉ रेगुलेशन कह रहा है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रूल्स हैं, ये चीज़ें हैं, तो फिर आपको अलग से इसको करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप करें। If law or regulation prescribe responsibility of management similar to those charged with those described in paragraph 6b, the auditor may determine that the law or regulation include responsibility that in auditor judgment are equivalent in effect to those in the paragraph. For such responsibility that are equivalent, the auditor may use the wording of the law or regulation। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ और रेगुलेशन अगर दे रहे हैं और ऑडिटर को भी लगता है कि वही हमेशा ही है, ठीक है, मतलब हमारे पर्पज़ को फुलफ़िल कर देंगे, तो आप उन्हीं की जो है ना वर्डिंग वगैरह वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट ये कि आप एक कंपनी का ऑन गोइंग ऑडिट करते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब पहला ऑडिट नहीं, आपने पिछले साल भी किया था, उससे पिछले साल भी किया था, मतलब आप एक कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑन रिकरिंग ऑडिट द ऑडिटर शैल असेस वेदर द सर्कमस्टांसिस रिक्वायर द टर्म ऑफ ऑडिट नीड टू बी रिवाइज्ड। ठीक है, आप देखें रिकरिंग ऑडिट के केस में कि क्या आपको लग रहा है कि टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट जो है वो चेंज होनी चाहिए। हो सकता है कि देखें ना, पहले कोई और मैनेजमेंट थी, मैनेजमेंट चेंज हो गई है, कंपनी ने अपना बिजनेस ही चेंज कर लिया है। ठीक है, तो इस केस में तो आपको टर्म्स जो इंगेजमेंट लेटर है चाहिए कि दोबारा शेयर करें, ताकि एक जो नई मैनेजमेंट आई है उसको पता चले कि अच्छा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और वैसे भी जो इंगेजमेंट लेटर होता है वो दोनों पार्टी साइन कर रही होती हैं, ऑडिटर्स के साइन और उसके साइन, मतलब कंपनी के। एक मतलब एक जो कॉपी है हम उनको भेज देते हैं और एक कॉपी हमें वापस आ जाती है। ठीक है जी, द ऑडिटर शैल नॉट एग्री द चेंज इन द टर्म ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। अगर क्लाइंट आपको कहता है कि आप जो है ना चेंज करें और आपको समझ नहीं आती तो आप उसको चेंज ना करें। आपको मतलब उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन ही अगर नहीं है तो आप अपनी उन्हीं पुराने टर्म्स पे ही रहें और उसको चेंज ना करें। उसके बाद है जी, इफ़ प्रायर टू कंप्लीटिंग द ऑडिट इंगेजमेंट, कि ऑडिट कंप्लीट करने से पहले ही मैनेजमेंट ने आपको ना मतलब कहना शुरू कर दिया कि यार ये चेंज कर लें। ठीक है, लेट्स सपोज वो डाटा सही तरीके से प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे, आपने सैम्पल साइज़ ज़्यादा सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, अपने रिस्क की बेस पे, तो वो कह रहे हैं कि आप ऑडिट ना करें, हमारा रिव्यू कर दें। ठीक है, तो आपने उसकी जस्टिफिकेशन देख रही है, क्या वो ठीक है, लॉ रेगुलेशन भी आपको परमिट करता है या वो पर्पज़ भी फुलफिल हो जाएगा, तो आप उसको चेंज करें। वरना आप जो है ना उन्हें कहें कि नहीं भैया हम चेंज नहीं कर सकते, अगर वो मान जाए तो ठीक है, वरना आप रिज़ाइन की तरफ वो जो एक प्रोसेस है उसकी तरफ चले जाएं। ठीक है, इफ़ द ऑडिटर इज़ अनएबल टू एग्री टू अ चेंज ऑफ टर्म ऑफ इंगेजमेंट, ठीक है, आप नहीं कर पा रहे तो क्या करें, विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट इंगेजमेंट और डिटरमाइन वेदर एनी ओब्लिगेशन और कॉन्टेक्चुअल अदरवाइज टू रिपोर्ट टू द अदर पार्टीज़। ठीक है, अगर कोई इशूज़ थे तो क्या आपको लगता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरी पार्टीज़ को बताना चाहिए। उसके बाद है जी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रेस्क्राइब बाय लॉ रेगुलेशन। ठीक है, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लॉ रेगुलेशन ने प्रोवाइड किया तो क्या करें, इफ़ द ऑडिटर हैज़ डिटरमाइंड दैट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ रेगुलेशन वुड बी अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, अगर अनएक्सेप्टेबल होगा तो द ऑडिटर शैल एक्सेप्ट द इंगेजमेंट ओनली इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन आर प्रेजेंट। ठीक है, लॉ रेगुलेशन ने जो फॉर्मेट दिया है ना रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का वो अनएक्सेप्टेबल है, तो ऑडिटर ने स्टिल इंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लेना है। कब, कि मैनेजमेंट एग्री हो जाए टू प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अवॉइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग मिसलीडिंग। मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल था लेकिन कहीं ये लाइन ही नहीं लिखी हुई, तो आपने मैनेजमेंट से एग्री करवा लेना है कि भाई देखिए हम अकाउंट्स में ना ये लाइन आ रही होगी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल है, ये है वो है।
ताकि यूजर्स को जो है वो एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जा रही हो। It is recognized in the terms of audit engagement that the auditor report on the financial statement will incorporate an emphasis of matter। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट में देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये लिखा होगा कि एडिशनल डिस्क्लोजर देंगे, आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, लॉ ने डिफाइन किया है ये वो, और ऑडिटर्स अपनी रिपोर्ट में फिर एक एम्फेसिस ऑफ मैटर डालेंगे और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने डिस्क्लोजर दिया था उसको उस एम्फेसिस ऑफ मैटर में क्रॉस रेफर कर देंगे कि वो फलां जाके डिस्क्लोजर देख लें, उसमें जो है ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल लिखा हुआ है, लेकिन हमारा ओपिनियन इससे कोई चेंज नहीं हुआ, आवर ओपिनियन इज़ नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, लेकिन आपने हाईलाइट तो कर दिया ना। ठीक है, तो ये एक अच्छा हो जाएगा। फिर इस केस में आप जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। If the conditions are not present and the auditor is required by law or regulation to undertake the audit engagement, the auditor shall evaluate the effect of misleading nature of the financial statement on the audit report। ठीक है, अगर लॉ रेगुलेशन ने जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया वो अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन आप उसको मतलब जो ऊपर वाले फैक्टर हैं उनसे उसकी मिटिगेशन नहीं कर सकते, तो आपने उसके इफ़ेक्ट को देखना है कि क्या मिसलीडिंग है। ठीक है, मिसलीडिंग है तो आपने उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करना इंगेजमेंट को, या आपने फिर क्या करना है अप्रोप्रिएट रेफरेंस टू दिस मैटर इन टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। आपने अगर स्टिल लॉ रेगुलेशन आपको कह रहा है कि करें तो आपने इंगेजमेंट लेटर में लिख देना है कि भाई एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट ये होगी, डिस्क्लेमर देने जाए यहाँ पे, जो भी अपने वो बताना है इसको। उसके बाद देखें ये तो था कि अगर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है ना वो लॉ रेगुलेशन ने डिसाइड किया, इधर है कि इन सम केसेस लॉ रेगुलेशन प्रिस्क्राइब द लेआउट एंड वर्डिंग ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। कई दफ़ा वो ऑडिट रिपोर्ट की वर्डिंग भी डिसाइड कर रहे होते हैं, तो इस केस में भी आपने देखना है कि क्या हम उसमें ये लाइन लिख सकते हैं कि आइजाज के साथ कंप्लायंस है, क्योंकि देखिए वो लॉ रेगुलेशन का फॉर्मेट कोई और है, आइजाज का फॉर्मेट कुछ और है, तो क्या इसमें कंसिस्टेंसी या एक कंपेरेबिलिटी है तो सही है, वरना आप फिर वो लाइन नहीं लिखेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि द अकॉर्डिंगली द ऑडिटर शैल नॉट इंक्लूड एनी रेफरेंस विद इन द ऑडिट रिपोर्ट हैविंग कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द आइजाज, की ऑडिट जो है ना वो आइजाज के मुताबिक हुआ है, ये आप फिर लाइन नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये एप्लीकेशन मटेरियल आ गया इसका, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये वही चीज़ें बातें लिखी हुई जो हमने इधर साइड में डिस्कस की है। ठीक है जी, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट लेटर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने ज़रूर ये पढ़ना है कि आप उसमें क्या क्या शामिल कर रहे होंगे। ठीक है, आपने इलेबोरेशन करना है स्कोप ऑफ ऑडिट को, कौन फॉर्म ऑफ एनी अदर कम्युनिकेशन को। ठीक है, मतलब हम मैनेजमेंट लेटर भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, बोर्ड लेटर भी देंगे चीज़ें में। द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिटर टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स, अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपने इंगेजमेंट लेटर में लिख देना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लिस्टेड के केस में जो की ऑडिट मैटर्स हैं वो भी हम दे रहे होंगे। ठीक है, ताकि उनको रिपोर्ट जब मिले तो उसको ये ना लगे कि ये कोई नई चीज़ आ गई है, आपने सारी चीज़ें पहले ये डिसाइड कर लेनी है। ठीक है, द एक्सपेक्टेशन दैट मैनेजमेंट विल प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट जो है ना वो रिटन रिप्रेजेंटेशन देगी। देखिए जो रिटन रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड आइजा 580 यही तो है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉट एन एविडेंस, नहीं है वो, एविडेंस को सपोर्ट करता है। ठीक है, लेट्स सपोज एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट आपको देती है एक एविडेंस के तौर पे, आपने इसको देख लिया। ठीक है, आप उनको कहते हैं कि आप इस पर काइंडली साइन भी कर दें और एक लाइन भी लिख दें कि ये अथेंटिक है, तो अब क्या हुआ कि वो जो डॉक्यूमेंट है उसकी अथेंटिसिटी बढ़ गई। ठीक है, तो रिटन रिप्रेजेंटेशन भी यही एक फ़ायदेमंद चीज़ है कि वो दे आर टू सपोर्ट द ऑडिट एविडेंस। ठीक है, नॉट एविडेंस। दूसरा, आपने मैनेजमेंट के साथ एग्री कर लेना है कि मैनेजमेंट ने जो है ना ऑडिटर को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देनी है, लेजर्स देने हैं, रिकॉर्ड देने हैं, ये सारी बातें आपने लिख लेनी है। वेयर रेलिवेंट फॉलोइंग पॉइंट्स कुड आल्सो बी मेड इन दी इंगेजमेंट लेटर। कौन से? एग्रीमेंट्स कंसर्निंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑडिटर्स। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें हमें दूसरे ऑडिटर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, लेट्स सपोज देखें ना, तो उसमें लिस्टेड कंपनी में तो लिस्टेड कंपनी और कंसोलिडेटेड, मतलब वो कोई पेरेंट कंपनी है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने जा रहे हैं तो आपने कंपोनेंट ऑडिटर्स को भी इन्वॉल्व करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने इंगेजमेंट लेटर में बता देनी है, लिख देनी है। ठीक है, या अगर कोई एरिया ऐसा है जैसे कि ग्रेचुटी वगैरह है, तो इस केस में हमें जो है ना हम रिपोर्ट ले रहे होते हैं, एक्चुरियल रिपोर्ट, तो हमें उसको इन्वॉल्व करना होता है।
तो ये भी हम लिखते हैं कि कुछ चीज़ें जो है वो हम, ताकि ये सारी चीज़ें ना एक टाइम डिसाइड हो रही हों, ताकि आपको जब आप इसको करें तो ये आपको मतलब एक जो है ना ऐसे ना लगे कि ये चीज़ें पहले कभी देखी नहीं, ना मैनेजमेंट को लगे ना ऑडिटर्स को लगे, ये सारी चीज़ें पहले डिसाइड हो जानी चाहिए। When the auditor of a parent entity is also the auditor of a component, ठीक है, कि जब पेरेंट कंपनी का ऑडिटर्स जो है वही कंपोनेंट का ऑडिटर्स है, तो आपने फिर जो है ना डिसाइड करना है कि हु अपॉइंट्स द कंपोनेंट ऑडिटर, वेदर अ सेपरेट ऑडिटर्स रिपोर्ट इज इशूड, ठीक है, डिग्री ऑफ ओनरशिप बाय पेरेंट कितना है, ये सारी चीज़ें आपने अपने एंगेजमेंट लेटर के टाइम पे डिसाइड करनी है। रिकरिंग ऑडिट, ठीक है, द ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू सेंड अ न्यू एंगेजमेंट लेटर। रिकरिंग ऑडिट है, ठीक है, आपने एक दफ़ा पिछले साल एंगेजमेंट लेटर सेंड कर दिया था, स्टैंडर्ड्स आपको खुद कह रहे हैं कि आप लाजमी नहीं कि बार बार सेंड करें, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो उनको कहते हैं कि आप करें, जैसे कि एनी इंडिकेशन दैट एंटिटी मिसअंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव। अगर आपको लग रहा है कि एंटिटी जो है ना मिसअंडरस्टैंड कर रही है ऑब्जेक्टिव को, तो आप उनके साथ दोबारा शेयर करें ताकि उन्हें दोबारा अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ठीक है। रिवाइज या स्पेशल टर्म ऑफ इंगेजमेंट हुई है तो आप फिर शेयर करें, ठीक है। रिसेंट चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गई है तो भी आप उनके साथ दोबारा इंगेजमेंट लेटर चेंज करें। एंटिटी का साइज ऑफ बिजनेस बढ़ गया है या कोई उन्होंने बेच दी है चीज़ें, ओनरशिप चेंज हो गई है, तो ये फैक्टर्स हैं जो आपको मतलब देखिए ना, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको खुद ही हॉट कर रही हैं कि यू शुड हैव टू शेयर इंगेजमेंट लेटर वंस अगेन। एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, ठीक है, अगर वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं क्लाइंट कि आप इंगेजमेंट हमारी एक टर्म जो डिसाइड हुई थी आप उसको चेंज कर लें, तो ऑडिटर ने क्या करना है, कंसीडर द जस्टिफिकेशन। सबसे पहले ऑडिटर ने जस्टिफिकेशन को कंसीडर करना है कि क्या ये उनकी जस्टिफिकेशन कंसीडरेबल है या नहीं, ठीक है। अगर कंसीडरेबल है तो ठीक है, वरना आप उसको वो ना करें, ठीक है। अ चेंज मे नॉट बी कंसिडर रीजनेबल इफ़ इट अपीयर दैट चेंज रिलेट टू इन्फॉर्मेशन दैट इज़ इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और अदरवाइज अनसेटिस्फैक्ट्री, कि जो आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वो ठीक नहीं है, इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, तो आप वो ना करें, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि ऑडिटर इज अनएबल टू obtain sufficient appropriate audit evidence regarding receivable, ठीक है, रिसीवेबल का डाटा ही नहीं प्रोवाइड कर रहे वो, और ऑडिटर्स को एविडेंस नहीं मिल पा रहा। अब वो कह रहे हैं कि यार आप इस तरह करें कि आप काइंडली इसको ना ऑडिट नहीं, इस इंगेजमेंट को चेंज करके ना रिव्यू इंगेजमेंट में कन्वर्ट कर लें, ताकि उससे ये होगा ना, रिव्यू में आपको पता है कि हम कम सैम्पल साइज सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ रीजनिंग पे गुजारा कर लेंगे, इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर बस करेंगे। तो इस केस में आप देखें कि ये तो जस्टिफिकेशन ठीक ही नहीं है। लॉ रेगुलेशन आपको कह रही है कि ऑडिट करें, ऑडिटर को आप डाटा नहीं प्रोवाइड कर सके और आप उनको कह रहे हैं कि रिव्यू में कन्वर्ट करवा लें, तो इस केस में फिर क्या होगा, आपने जो है ना क्वालिफाइड ओपिनियन वगैरह उसकी तरफ चले जाना है। मैनेजमेंट मतलब उसको अवॉइड करना चाह रही है तो वो आपको कहती है कि यार काइंडली आप टर्म्स को चेंज कर लें, तो ये इनकी जस्टिफिकेशन प्रॉपर ठीक नहीं है, तो लिहाजा आप इनकी बात को ना मानें। बिफोर एग्रीइंग टू चेंज एन ऑडिट इंगेजमेंट टू रिव्यू और रिलेटेड सर्विस, ठीक है, तो ऑडिटर्स ने क्या करना है, परफॉर्म एन ऑडिटर हु वाज इंगेज टू परफॉर्म एन ऑडिट may need to assess in addition above legal और contextual obligation, ठीक है। तो आपने को जब रिक्वेस्ट करे ना चेंज की, तो आपने बस सिर्फ जस्टिफिकेशन भी नहीं कंसीडर करनी, वो तो करनी ही है, साथ साथ आपने ये भी देखना है कि लॉ रेगुलेशन मुझे क्या कहते हैं इस बारे में। कि जी ये स्टैंडर्ड था। उसके बाद है जी वेयर लॉ रेगुलेशन प्रिस्क्राइब द लेआउट ऑफ वर्डिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो इस केस में फिर वही स्टेटमेंट आपने लिखनी है कि आपने इसमें यही लिखना है कि ऑडिट इज़ नॉट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द आइजास, ठीक है जी। एंगेजमेंट लेटर की एग्जांपल दे दी उन्होंने, फॉर्मेट भी शेयर कर दिए हैं। टू द अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव, एड्रेस ही क्या होगा क्योंकि उनका हो सकता है सीईओ हो, ठीक है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एड्रेस करें आप, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि यू हैव रिक्वेस्टेड द, ये ऑडिटर जो है ना लिख रहे होते हैं मैनेजमेंट, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो लिख रहे हैं कि आपने हमें रिक्वेस्ट की ऑडिट करने के लिए, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होगा, उसमें ये आइटम्स होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंपोनेंट्स होंगे, ऑडिट कर रहे होंगे, उसमें लिखा हुआ है कि रीजनेबल एश्योरेंस, इससे पता चल रहा है कि ऑडिट करना है। अगर रिव्यू है तो उसमें रिव्यू लिखा होगा, ठीक है। ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है,
identify and assess the risk of material misstatement, obtain understanding of internal control, evaluate the appropriateness of accounting policies, ये ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नीचे मैनेजमेंट की आ गई, ठीक है, उनके ये ना लगे ना कि ऑडिटर्स ने तो फ्रॉड पकड़ना है जी, वो आपसे पूछ रहे हो हाँ भी कितना फ्रॉड मिला है, क्या मिला नहीं। आपने सारी चीज़ें जो है ना वक्ती तौर पे जो मतलब टाइम पे जो है ना आपने अगर डिसाइड कर लेंगे तो एक कम्युनिकेशन जो गैप है या जो एक्सपेक्टेशन गैप है वो कवर हो सकता है। ओके जी, ये स्टैंडर्ड था ISA 210। होपफुली आपको समझ आई होगी। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल वे में मतलब एक जिसे कह लें कि आम लैंग्वेज में आपको चीज़ें बताऊँ और इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए स्टैंडर्ड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।